बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। सियासी और आइनी बहरान मज़ीद बढ़ता जा रहा है, हल अलबत्ता दिखाई नहीं दे रहा। एक अहम पेशरफ्त आज ज़रूर हुई जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम सियासी जमातों से डायलॉग के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सरबराही में एक 3-4 रुकनी कमेटी है। वो कमेटी क्या करेगी, इसमें कौन कौन शामिल होगा, कुछ देर बाद कमर ज़मान कायरा साहब प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और यही नहीं, इस बीच हमने देखा कि एक बार फिर फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि बातचीत करने को वो तैयार हैं, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की बातें नहीं होनी चाहिए। और फिर सदर मुमलिकत ने भी कल एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने भी ये कहा कि पार्लियामान के बहुत से लोग बाहर हैं, इन्हें वापस लें या दोबारा इलेक्शन कराएं। ये तो हो गई वो कोशिश या वो इशारे जिनसे ये तासुर उभरता है कि शायद कोई राह निकले, और इस राह के अलावा बाकी कोई राह है भी नहीं। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि जो 8 रुकनी बेंच था उसकी तश्कील पर हुकूमत ने बड़ा सख्त रद्दअमल दिया। इसे सिलेक्टिव बेंच करार दिया है। जो अदालती इस्लाहात के बारे में बिल था, उस केस में 8 रुकनी बेंच ने आज मुख्तसर तरीन समाअत की थी और गैर मुअय्यना मुद्दत तक इसे मुलतवी कर दिया है नोटिस जारी करने के बाद। और ये जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक अल्तवा है, ये भी एक हिकमत अमली दिखाई देती है बज़ाहिर। बार्स भी इस मौजू पर तकसीम हमें दिखाई दी। पाकिस्तान बार ने हड़ताल की तो दीगर बार्स ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ इजहार यकजहती किया। शामी साहब, क्या समझ आई आज आपको 8 रुकनी बेंच की तश्कील को देख कर, समात का मुख्तसर अहवाल जानकर और फिर बार्स की तकसीम को देख? देखें, जो हमारे सियासी रहनुमा हैं जो बरसरे इख्तदार जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जज्बात का इजहार था। लेकिन मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि इस अंदाज़ गुफ्तगू से और जज्बात के इजहार से आप अदालत की जो कार्रवाई है उसमें खलल नहीं डाल सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल चीफ जस्टिस हैं वो अपने रास्ते पर गामजन हैं। उन्होंने 8 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया। जो वो अदालती इस्लाहात का बिल है उसको मंजूर होने से पहले ही हाँ जी, उसकी समाअत शुरू कर दी है। उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर हुई थी। देखें, और बड़ी जल्दी में ये काम हुआ है। मैं इस पे आपको सुनाता हूँ, पहले ज़रा देखिए कायरा साहब इस पे क्या कह रहे हैं। आज़म मजीद तारड़ साहब इस बात की माफ़ी मांग रहे हैं, फिर आपकी बात। और कल सर कौमी असम्बली का हम इजलास भी बुला लिया गया है और मैंने पहले जिक्र भी किया कि पीपल्स पार्टी ने भी कमेटी बना दी है। तो कमर ज़मान कायरा साहब अभी टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तो कायरा साहब, ये जो कमेटी बनाई गई है आपकी, ये क्या करेगी और किस किस के पास जाएगी और क्या तजवीज़ होगी इसके पास? शुक्रिया शामी साहब। पहली गुजारिश तो ये है कि कमेटी बनाई इसलिए गई है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं सियासी जमातों के अंदर, अदालतों के अंदर, इदारों के साथ एक क्लैश की कैफियत, मीडिया के अंदर एक हाइप हुई है, एक हिजान की कैफियत है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और फैसला साजी बड़ी कमजोर हो रही है। तो ये पीपल्स पार्टी का अपना इनिशिएटिव था। हम पहले दिन से ये कहते हैं कि डायलॉग डेमोक्रेसी का लाजमी हिस्सा है, तो मुशावरती अमल या डायलॉग के जरिए मसाइल हल होने चाहिए, डेडलॉक नहीं। अब इसके लिए एक तरीका है कि अपोजिशन गवर्नमेंट का डायलॉग हो, लेकिन खान साहब के रवैये ने, पिछले 5-7 साल की उनकी गालियों ने, उनकी जमात के रवैये ने सब तरफ रवैये हार्ड कर दिए। तो पहला हमारा फेज ये है कि हम यही अनाउंस किया था हमारी क़यादत ने कि पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी, उनको इस बात पे कायल करेगी कि हमें मुशावरत का रास्ता या हमें डायलॉग का रास्ता खोलना चाहिए ताकि इस सीट को कम किया जाए और फिर सब्सिक्वेंटली कोई इज्तिमाई जो शऊर है उसके तहत फैसले करके आगे बढ़ने का रास्ता पैदा किया जाए। इमरान खान साहब से राब्ते का प्रोग्राम नहीं है कोई? वो भी होगा जी, नेचुरली। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो वही है।
अगर हमने वो ना करना हो तो फिर गवर्नमेंट के अंदर बैठी हुई जमातें तो पहले ही ऑन बोर्ड है, क्योंकि देखे ना उनको किसी जरूरत नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कायरा साहब के पहले जो इत्तेहादी हैं उनसे इस मसले पर मुशावरत की जाएगी ताकि इज्तिमाई फिक्र या शऊर वापस आ सके और फिर उसको लेकर के शायद खान साहब तक पहुंचा जाए। क्यों कायरा साहब, मैं सही समझा? देखिए ना जी, अपोजिशन गवर्नमेंट का ये जो मुज़ाकरात है ना, ऑब्जेक्टिव तो वही है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले हम अपने इत्तेहादियों को तो कायल करेंगे ना, जो कह रहे हैं कि नहीं बात करनी चाहिए, हम पहले उनको कायल करेंगे कि पहले बात करनी चाहिए, फिर खान साहब से भी बात करनी चाहेंगे तो देखेंगे कि वो क्या रवैया अख्तियार करते हैं। मगर कोई वक्त भी तय किया कि कितने दिनों के अंदर ये काम हो जाएगा? अपनी जो कमेटी कल रात को बनी है, आज से हम अपना ये मीटिंग्स का आगाज कर रहे हैं। आज 5 बजे हमारी पहली मीटिंग है और आज से शायद 1-2 जमातों के साथ मीटिंग करेंगे, फिर कल परसों। ये हम क्विकली करना चाह रहे हैं, हम इसको डिले नहीं करेंगे। तो इसमें कौन कौन से रहनुमा शामिल है कायरा साहब? इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, सैयद नवीद कमर साहब हैं और मैं हूँ, 3 बंदे। बिल्कुल ठीक है। और कायरा साहब, ये तो हो गया जो सियासतदानों के साथ मामला, तो जहाँ तक अदालत का ताल्लुक है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, बयानात दिए जा रहे हैं, कौमी असम्बली में तकरीरें हो रही हैं, तो अदालत से मामला इस तरह तो तय नहीं किया जाता। ये बात तो आपकी दुरुस्त है शामी साहब, सियासत के अंदर तो कभी कभी तलखियां या कभी से भी ज्यादा तलखियां हो जाती हैं और तल्ख गुफ्तगू भी हो जाती है और जिद भी बन जाती है, लेकिन जो रवैया इस वक्त अदालत का है, ऐसा रवैया तो कभी भी बेहतरी का हामिल नहीं हो सकता। आप ये फरमाइए ना, आप मेरे बड़े हैं, आपने पाकिस्तान की तारीख आपने गुजारी है, हमने तो पढ़ी है ना, हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये फरमाइए कि जो बेंच बना है जिस तरीके से, और जो बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी नजर में वो दुरुस्त रास्ता है? देखें, कानूनी तौर पर तो चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हासिल है कि वो बेंच बनाएं। अब जो इख्तलाफ उससे किया जाएगा तो उसके लिए मुनासिब तरीका तो ये है कि उस बेंच के सामने दरख्वास्त दी जाए और चीफ जस्टिस से इस्तदा की जाए कि वो नज़रसानी कर लें, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से तो मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। उससे गुजारिश करता हूँ, ये बात दुरुस्त है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत माकूल जरिया नहीं है, लेकिन अर्ज यह है कि जो भी किसी का इख्तियार हो, वजीर आजम का हो, हुकूमत का हो, किसी वजीर का हो, किसी सेक्रेटरी का हो, जो इख्तियार होते हैं ना, वो चीफ जस्टिस का हो, वो आर्मी चीफ का हो, वो सारे इख्तियार कुछ सर्टन कंडीशंस के साथ होते हैं, रिस्ट्रेंट्स के साथ होते हैं। और अदलिया को हमने ये इख्तियार दिया हुआ है आइन के जरिए कि अदलिया सबके इख्तियार को जुडिशियसली इस्तेमाल करने का एक उसके टेस्ट कर सकती है। यानी असेंबली ने डिसॉल्व की, असेंबली डिसॉल्व करने का इख्तियार वजीर आजम या वज़राए आला के पास होता है। माजी में असेंबलियां डिसॉल्व हुई, कोर्ट रिव्यू हुए और कोर्ट रिव्यूज के नतीजे में वो असेंबलियां बहाल कर दी गई और कोर्ट ने ये डिटरमिन किया कि ये जुडिशियसली या दुरुस्त फैसला नहीं किया गया। इख्तियार तो था चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का। इसी तरह चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है, लेकिन ये नहीं है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनके ऊपर जज बैठ गए हैं और हम उनकी जजमेंट करेंगे, लेकिन उनकी जजमेंट अगर उनके अपने साथी जज भी ये कह रहे हो, सिर्फ हमारी मुतालबा नहीं है हुकूमत का, उनके अगर अपने साथी जज भी कह रहे हो और सीनियर जज भी कह रहे हो, तो फिर चीफ जस्टिस साहब को भी गुस्से को फेंकना चाहिए और उनको भी तदब्बर का मुजाहरा करते हुए, वो बड़े समझदार आदमी है, उसका मुजाहरा करते हुए उनको भी चाहिए कि वो कुछ करेक्शंस की तरफ चीजों को लेके आते। वो अगर और तनाव बढ़ा के कायरा साहब, लेकिन आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन ये जो जिस तनाव की निशानदेही आप कर रहे हैं और जो तकसीम अब बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है अमली तौर पर उस अहम इदारे में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो खैर एक तवील है जी, इस प्रोग्राम के अंदर तो शायद मैं उसको पूरी तरह, आपके पास वक्त नहीं होगा, ये हमारी पूरी हिस्ट्री का एक उसका शाखसाना है। हमारे यहाँ जिस तरह माजी में जुडिशरी का भी, सियासत का भी, फौज का भी, सबके जो इदारों के रवैये रहे, मीडिया का भी, तो ये ओवरऑल हमारे रवैयों के अंदर खराबी आई है। हम पार्टीजन हुए हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट जिस तरह होती है, जिस तरह पार्टीजन होके माजी में फैसले किए गए, अपने मफादात को देख के किए गए, बहुत सारे फैसले हैं ना जो गुस्से में आके किए गए, जो मजबूरियों के तहत किए गए। देखे ना आज आपके सामने आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं
वो माफ़ी के तलबगार थे, मान रहे थे कि उनसे गलत फैसला हुआ 2 जूनियर जजेस की जो अपॉइंटमेंट थी। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट बाय देन अपॉइंटमेंट के वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड हुई। कोई ऐसा मामला चल रहा था जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुई और फिर मतलूबा नताइज भी नहीं निकले कॉम्प्रोमाइज़ होने के बावजूद। देखिए, गुजारिश ये है कि आप यही कर सकते हैं ना कि आप अपने इदारों के साथ जो भी ताल्लुकात हैं, जिनका जिक्र करना मुनासिब नहीं होता इस तरह प्रोग्राम के अंदर, जो भी गुफ्तगू हो रही है, अगर आप उनको उनकी बात मान रहे हैं और वो दुरुस्त भी नहीं है। साड़ा साहब ने आज यही कहा ना कि मैं अपॉलोजी करता हूँ, पब्लिक अपॉलोजी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने गलत फैसला किया, मैंने गलत काम किया। लेकिन वो गलत काम क्यों किया? ताकि ये तनाव ना आए, ताकि दूसरी तरफ से इस पे सॉफ्टनेस नहीं थी। काश यही रवैया अदालत, पब्लिक अपॉलोजी तो ना करे, जजेस को अपॉलोजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कम से कम अपने फ्यूचरिस्टिक फैसलों से तो रिफ्लेक्ट कर दें कि अब हम न्यूट्रल हो गए हैं, अब हम उतने पार्टीजन होके और धड़ेबंदी का शिकार नहीं है। मगर कायरा साहब, आप किसी जज से यह तवक्को क्यों रखते हैं कि अगर आपने उसकी तकर्री के हक में वोट दिया है तो वो आपकी राय से भी इत्तफाक करेगा या आपके नुक्ता नजर के मुताबिक फैसले करेगा? आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जो जज किसी की सिफारिश के तहत किसी गैर तरीकाकार से आया होगा, सिफारिश से आया होगा, मेरिट किल करके आया होगा, उससे मेरिट की तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। ये बात भी आपकी दुरुस्त है। मगर जुडिशियल कमीशन जो फोरम है, उस फोरम के तरीकेकार के मुताबिक जब कोई तकर्री होती है तो फिर उसके बाद तो मामला आपके हाथ से निकल जाता है ना। शामी साहब देखिए, गुजारिश ये है, आप जानते हैं ना 18वीं तरमीम में हमने ये कोशिश की थी और फिर 18वीं तरमीम को चैलेंज करा लिया गया था और पार्लियामान की शाहराग पे उंगली रख के इफ्तिखार चौधरी साहब ने 19वीं तरमीम कराई थी। आपके पता है ना आपको जी? कायरा साहब, उस वक्त भी मसला ये था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो मुत्तहिद होकर पार्लियामेंट में रेजिस्ट करने को तैयार नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दर पे थे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा ही हो, जो आप कह रहे हैं ऐसा हुआ, लेकिन किस दबाव में हुआ? अगर पार्लियामेंट अपने हुकूक पर मुत्तहिद हो और फिर वो अदारे जो हैं उनको भी मजबूर कर सकती है कि वो अपनी हदूद का तयन करे। देखिए, हमारे अंदर डिवाइड तो है और बड़ी खौफनाक डिवाइड थी माजी में। उसका फिर नतीजा है ये सारा। ब्रिज करने की कोशिश की है, फिर हमने उसको ब्रिज करने की कोशिश की है। सारी ब्रिज नहीं होती, आज भी हमारे अंदर इख्तलाफात होंगे और सारी दुनिया में जमहूरी इदारों के अंदर, सियासी जमातों के अंदर इख्तलाफात होते हैं। लेकिन हमने जिस प्रिंसिपल पे ये काम किया था, वो अदालत का अगर दबाव ना आता, अदालत की तरफ से उस 18वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन करने, आईनी तरमीम को, यानी आइन को स्ट्राइक डाउन करने का थ्रेट ना आता, तो ये ना होता। तो उस वक्त भी जुडिशरी ने हमें काम नहीं करने दिया था और मजबूरी के तहत फिर हमारे साथी भी हमारे साथ नहीं खड़े हुए, जिस तरह आपने निशानदेही की। ये बात भी दुरुस्त है आपकी, कायरा साहब। हालांकि 18वीं तरमीम उनकी मिशावरत से हुई थी, लेकिन फिर 19वीं तरमीम पे वो मजबूर हो गए, हम भी हो गए। जब तक सियासी लीडरशिप जो है वो यक आवाज नहीं होगी, बुनियादी मामलात के बारे में एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं होगी, उस वक्त तक तो ये सारे तजावुजात होते रहेंगे। ये शामी साहब, आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन यही बात आप जुडिशरी को भी कहिए। सियासी लोगों के तो लोगों की राय अमा को सामने रखते हुए ये राय अमा हमार करने के लिए लोग इस तरह के फैसले करते हैं ना, कमजोर फैसले भी कर जाते हैं। काश जुडिशरी को भी ये बात कही जाए कि जनाब, आपको कौन सा लोगों की राय के साथ चलना है, आपने तो कानून के साथ चलना है। जहां तक आपने कौन सा पब्लिक के जो वोट बैंक है उसके साथ ऊपर आके जज होना है। आप तो आजाद हैं, आप भी मेहरबानी करें, आप भी जरा उठ के अपने मुफादात से फैसले फरमाएं। अब उसमें एक बड़ी बारीक नुक्ता है कायरा साहब कि आपने तो बेंच को मुस्तरद कर दिया, लेकिन कानून जब ये पास हो जाएगा इस्लाहात का, अदालती इस्लाहात का, तो ये उसके बाद फिर शायद सीजे बेंच तश्कील ना दे पाएं, क्योंकि कानून का हिस्सा है यही शेख। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कानून जब पास हो जाएगा अदालती इस्लाहात का, तो उसके बाद सीजे फिर इस तरह से बेंच तश्कील नहीं दे पाएंगे जिस तरह से उन्होंने अब दिया है 8 रुकनी। तो उन्होंने कानून पास होने से पहले एक एतराज़, एक कानूनी नुक्ता ये उठाया जा रहा है कि बेंच तश्कील दे दिया, एक समाअत भी हो गई, गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी, यानी यहाँ जान फंसी रहेगी सरकार की, ये बेंच के तश्कील पा चुका है। अच्छा, सिर्फ ये फरमाइए, बात आपकी दुरुस्त, ये फरमाइए कि अगर इस नीयत से बेंच तश्कील दिया गया है जिस तरह आप फरमा रहे हैं। नहीं, मैंने एक नुक्ता उठाया कि ये एतराज एक और आ रहा है कि इस नीयत से उठाया गया, आपकी राय क्या है इस पे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है, जो कि है, तो
फिर क्या कहा जाए कि अदालत ने क्लीन हैंड्स के साथ किया है या हमारे तहफुजात हैं वो दुरुस्त है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच ठीक नहीं है। मगर कायरा साहब देखें, अगर एक तरफ अदालत अपने कानूनी इख्तियारात को इस्तेमाल करेगी और उसके पास ये पावर है, वो डिस्क्वालीफाई कर सकती है सियासतदानों को, वो उनको सज़ा दे सकती है, ये पार्लियामेंट के पास ये ताकत नहीं है। और अगर फरीकैन एक दूसरे के साथ इस तरह खड़े रहेंगे और अदालत जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मामलात को आगे की तरफ ले जाएगी, तो फिर तो रियासत जो है उसकी चूल्हें हिल जाएंगी। सर चूल्हे तो हिली हुई है, हिल चुकी ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन क्या ये सारा कुछ सियासतदानों के जिम्मे है या जुडिशरी ने भी कुछ सोचना है? उनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है, जिन्होंने जजमेंट्स देनी होती है, जिन्होंने इंसाफ करना होता है, उन्होंने अपना इंसाफ भी करना है कि नहीं? जो मुल्क पर अपना हक ज्यादा समझता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। सर मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए ये जो 58(2) थी वो एक डिक्टेटर की पैदा करदा थी, ये एक तरह की जुडिशियल 58(2) बन रही है। शामी साहब, हमें बिल्कुल जजेस का एहतराम है और सियासी और जमहूरी निज़ाम में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बगैर सियासी निज़ाम नहीं चल सकता, लेकिन जिन्होंने बाकी सबको दर्ज देना है उन्हें अपने अंदर भी कुछ चीजें ठीक करने की जरूरत है। ठीक हो गया, ये तो इस अहम मामले पे कि जहाँ इदारे तकसीम है जो वाज़े दिखाई दे रहे हैं उस पर बात होगी, आपका नुक्ता नज़र आ गया। अब ये बताएं कि इलेक्शन नहीं हो पा रहे, फंड्स नहीं दिए जा रहे, सिक्योरिटी नहीं है, और आपकी अपनी जमात के अंदर से ही बड़ी मौसर और बड़ी मौकर आवाज़ें, एतजाज़ अहसन साहब हूँ या लतीफ़ खोसा साहब हूँ, उससे पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हूँ, ये बरमला कह रहे हैं कि ये हुकूमत की, पीडीएम की, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, इलेक्शन होने चाहिए 90 रोज़ के अंदर, और इलेक्शन से जो फरार हासिल किया जा रहा है वो गैर आइनी है। तो जब आपकी पार्टी के अंदर से इतनी मौसर आवाज़ें ये तनकीद करेंगी तो आपकी जो लाहे अमल होगा या स्ट्रेटजी होगी वो उतनी उसको बाय नहीं किया जाएगा उस तरह जिस तरह किया जाना चाहिए। पहली गुजारिश है कि एतजाज साहब हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, बड़ा एहतराम है, लेकिन एतजाज साहब का इस हुकूमत और खासतौर पर मुस्लिम लीग के बारे में एक बड़ा वाज़ेह बायस है, वो आपको इल्म है, शामी साहब को इल्म है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी अपनी राय दी, हर बंदे को अपनी राय देने का हक है। जमातों के फैसले वो होते हैं जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटियां करती हैं, मेजॉरिटी के फैसले होते हैं। हाँ, खोसा साहब भी हमारे मेहरबान हैं, हमारे सीनियर हैं, लेकिन ये उनकी आजादाना ज़ाती राय है, पार्टी का इज्तिमाई फैसला नहीं है। अगर वो पार्टी की पॉलिसी के बिल्कुल मुताबिक चलना चाहें तो वो उनका अपना इस्तेकाक होगा। बट सवाल ये है कि हम क्या कह रहे हैं। हम जिस दिन इमरान खान साहब ने ये असेंबलियां तोड़ी थी, उन्होंने साफ हाथों से नहीं तोड़ी थी, लेकिन आप ये फरमाइए, और आप शामी साहब से मेरा सवाल है कि जो इस वक्त असेंबलियां का इलेक्शन करा के हम इससे हासिल करना चाहते हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी का अमल आए, सियासी इस्तेहकाम हो और माशी इस्तेहकाम और दीगर चीजों को काम में आए, हम लोगों को डिलीवर कर सके। आज अगर इलेक्शन हो गया होता, 90 दिन तो वैसे ही गुजर गए ना, 90 दिन से तो बियॉन्ड अदालत भी चली गई। एपीके की सूरत में 90 दिन क्या 150 दिन से भी आगे जाएंगे। पर सवाल ये है कि अगर ऐसा हो, इलेक्शन हो गया होता, तो क्या आज इमरान खान सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होकर फिर दोबारा मुहाजरा ही न कर रहे होते? क्या फिर उससे ठहराव आता या तसादम और बढ़ जाता? इस वक्त जो ऑलरेडी हिजान है उसमें इजाफा होता या कमी होती? तो ये सूरत हाल हमें देखने की जरूरत है। हमारी तो पहले से ये पोजीशन है, हम कह रहे थे कि जी एक वक्त में इलेक्शन हो जाना चाहिए, और उसके लिए हम बार बार इमरान खान साहब से भी, मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ, राना सनाउल्लाह भी ऑन रिकॉर्ड है कि आप मेहरबानी करें कोशिश करके इसी तरीके से बैठिए, आप फौज के ऊपर दबाव डालने छोड़ दीजिए, आप मुतालबे रखिए लेकिन शर्तें ना रखिए, और बैठ के इलेक्शन की डेट तय करते हैं 2 महीने पहले क्या 2 महीने बाद क्या। ये बात हम 10 प्रोग्रामों में कायरा साहब अब तो सदर ममलिकत भी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि बहुत से लोग पार्लियामान से बाहर हैं, इन्हें वापस लें या फिर दोबारा इंतखाब करवाएं, वो भी ये 2 राह खोल रहे हैं। और फवाद चौधरी भी हालिया 2 हफ्तों में 2 से 3 बार कह चुके हैं कि अगर कोई आईनी तरमीम करनी है तो बैठने को तैयार हैं। देखिए, आप बताइए, जिनके इस्तीफे कबूल हो गए क्या उनको वापस लेने का कोई कानूनी रास्ता है?
ऐसा हो सकता है। कुछ है तजावीज, बराए तजावीज, उस तरह की तजावीज अपनी जगह मोतबर है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मगर जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो तो आ सकते हैं। सर मैं गुजारिश करता हूँ शामी साहब, ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमने पहले भी इस्तीफे हमने रोके थे, मियां साहब के दौर में भी, और अभी हमने रोके रखे। लेकिन खान साहब जब असेंबलियां तोड़ के अपना फाइनल तीर चला बैठे तो हमारे पास तो रास्ते खत्म हो गए थे। मगर कायरा साहब, जिस अदम इस्तेहकाम से आप डर रहे हैं और जिसकी वजह से इंतखाबात जो हैं वो पहले नहीं कर रहे, वो तो ऑलरेडी है असेंबलियों के, वो तो मजीद बढ़ेगा, पैदा होगा। आपकी हिकमत अमली के नतीजे में भी अदम इस्तेहकाम जो है वो कम नहीं होगा, उसमें इजाफे का खदशा है। शमी साहब, आपकी जो राय है इसमें वजन है। इसीलिए मेरी जमात ने ये फैसला किया है कि हमें डायलॉग के समल को, जिसपे डेडलॉक क्रिएट किया हुआ है, और इसके बड़ा शाखसाना खान साहब हैं, लेकिन फिर भी मेरी जमात ने अपना जिम्मेदारी अदा करते हुए आईनी और कानूनी उन्होंने ये फैसला किया है कि हम डायलॉग की तरफ चीजों को हमवार करें, इस हीट को कम करें, कोशिश करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और अपनी जमात के सीनियर मोस्ट बंदे यूसुफ रजा गिलानी साहब की क़यादत में उन्होंने कमेटी बनाई है और हम उस पे काम शुरू कर रहे हैं। कायरा साहब, एक मुख्तसर सवाल जाते जाते, क्या ये बात दुरुस्त है कि डायलॉग के लिए, मामला फहमी के लिए पीपल्स पार्टी से पीटीआई के कुछ जिम्मेदारों ने भी राब्ता किया और उन हलकों ने भी जिन्हें न्यूट्रल्स कहा जाता है? ऐसा कोई राब्ता मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हम जो कर रहे हैं अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी और सियासी जिम्मेदारी समझते हुए अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कर रहे हैं, अपने इत्तेहादियों से शुरू कर रहे हैं। और ये पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी ओपन डिबेट करके हमने कोर कमेटी की मीटिंग की और हमारे अंदर जितने भी संजीदा लोग हैं उन्होंने बैठ के अपने तजुर्बे की बुनियाद पे, पीपल्स पार्टी के मंशूर की बुनियाद पे उन्होंने यही राय दी कि भले इस वक्त माहौल बहुत तल्ख हो गया है, इस वक्त हार्ड लाइंस ले ली गई हैं और हम हैं हुकूमत के साथ, बिल्कुल साथ है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस कायरा साहब एक तजर्बाकार और संजीदा सियासी कारकुन है आप, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है कि अदालत और हुकूमत के दरमियान तनाज़ा है, हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान तनाज़ा है, मईशत आपकी संभल नहीं रही। मैं तो लोगों की नींदें उड़ गई हैं, लोग परेशान हैं, मुस्तकबिल जो है उससे एतमाद उठ रहा है। ऐसे में तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा हर कीमत पर। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमें रास्ता निकालने की ही सही है। इससे पहले भी हम बार बार ये कहते रहे, आपको याद होगा कि बिलावल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जरदारी साहब ने, जब इमरान खान साहब आए थे तब भी, जब हमारी गवर्नमेंट बनी तब भी, वजीर आजम साहब ने भी, उसके बाद भी हमने इंडिविजुअली हमारे लेवल पे भी, लीडरशिप के लेवल पे और हमारे लेवल पे भी बार बार इस बात का इरादा किया गया कि जनाब बैठ के रास्ता निकालने की कोशिश करें, हालात बहुत खराब हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का घेराव हुआ है, पाकिस्तान घेरा हुआ है इस वक्त मुआशी मसाइल में, सियासी मसाइल में, आईनी तनाव है बहुत बड़ा। और फिर पाकिस्तान के जो बदखा हैं वो तो इस हालत तो बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान अगर कमजोर हो रहा है, डाउन द ड्रेन जा रहा है, तो उनको तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन हालात में काम और मुश्किल हो जाता है और हिजान जो पैदा कर दिया है, हिजान और गुस्से में किए गए फैसले बेहतर नहीं होते। लिहाजा हम गालियां खा के, बुरे कहलवा के, जेलों में जाके, सख्तियां झेल के आज भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आओ बैठ के बात करते हैं, वे फॉरवर्ड निकालते हैं। यही एक रास्ता हो सकता है ना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। तेज रफ्तारी की जरूरत है सर। इंशाल्लाह मैंने अर्ज किया ना कि इस वक्त भी गिलानी साहब तशरीफ लाए हुए हैं, हम बिल्कुल जाने वाले हैं उधर, अपने मिशन पे शुरू कर रहे हैं आज। चलें, गुड लक एंड बेस्ट विशेस कायरा साहब, कीप अस पोस्टेड। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक आया चाहती है, वापस आते हैं तो फिर इन मामलात को समेटते भी हैं और दीगर मामलात की तरफ भी रुजू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, ये जो आपकी खिदमत में भी कायरा साहब के साथ भी जो बात में बार बार कर रहा था
कि ये डायलॉग वाली ऑप्शन जो फवाद चौधरी सब कह रहे हैं तरमीम करना चाहती है सरकार, तो मिल बैठने को तैयार हैं, सदर ममलिकत कह रहे हैं, और दूसरी तीसरी बार उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बाहर हैं, या तो उनको लें या आप इलेक्शन करें। सर, इसकी वजह यह है, कुछ पीटीआई के हलकों से भी और इस्लामाबाद पिंडी के ज़िम्मेदारों से मेरी बातचीत होती रही हालिया दिनों, कि जो वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकली जो कुछ करना था, चाहे असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके या मकबूलियत का मामला उठाकर या एजिटेट करके, वो कर लिया, या अदालत से भी जो उन्हें मैक्सिमम मिल सकता था वो मिल गया, यानी अदालत ने हुक्म दे दिया कि आप इंतखाबात करवाएं, इससे आगे क्या बचता है? बाकी कुछ नहीं बचता। तो लिहाजा अब बिलाखिर डायलॉग ही आखिरी ऑप्शन है जिसकी तरफ जाना पड़ेगा पीटीआई को खुद। यही वजह है कि पीटीआई की जानिब से ही ये बात अब की जा रही है और सरकार अड़ गई है। लेकिन अब जो संजीदा हल्के कुछ बैठे हैं रियासत के अंदर, वो ये समझते हैं कि ये काम पीपल्स पार्टी के ज़रिए हो तो ज़्यादा आहसन और काबिल कबूल होगा उन तमाम फरीक़ैन को भी जो मिल बैठने को तैयार नहीं है। तो ये है मेरी ज़ाती सी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने पेश कर दी है। चलिए, ये तो आपको और आपको याद होगा महीना डेढ़ पहले से मैं पीपल्स पार्टी वाला नुक्ता उठा रहा हूँ। देखिए, मैं तो समझता हूँ कोई भी पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और उसका एक अपना माजी है, अपनी जिद्दोजहद है। अगर वो सामने आती है और कोई भी हो, कोई शख्स हो, कोई जमात हो, कोई अदारा हो, जो ये सूरत हाल जो है इसमें से रास्ता निकाले। देखिए, अदालत के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना ये कोई मुस्तहसन अमल नहीं है, इसकी तायीद नहीं की जा सकती। और आप जजों का तकर्रुर हो गया, जुडिशल कमीशन ने कर दिया, वहाँ आपने अपनी राय जाहिर कर दी, आप तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, इसका मतलब तो ये हुआ कि तकर्री दुरुस्त हुई है। जो मुकर्रर होने वाले जज हैं वो आपकी बात नहीं सुन रहे, वो अपनी राय के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत को गौर करना चाहिए, पार्लियामेंट को गौर करना चाहिए। अगर बातें बढ़ाई जाएंगी रियासत का नुकसान होगा। और फाजिल चीफ जस्टिस जो है उनकी खिदमत में भी ये गुजारिश होगी। देखिए, ये जो बिल है इस्लाहात का बिल, अगर ये बिल बन जाए ताबीज़ को ज़ेरे बहस लाया जा सकता है अदालत में। ताबीज़ अदालत इसके बाद इससे ख़त्म कर सकती है, इसको मुकम्मल ख़त्म कर सकती है। सर, अदालत का सर कानून पास अगर हो गया तो उस कानून की रूह से सीजे इस अंदाज में 8 रुकनी बेंच नहीं बना पाएंगे। कोई बात नहीं, फिर क्या होगा? तो यही तो एतराज़ किया जा रहा है कि इसीलिए पहले से 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। और बेंच की तश्कील पर यानी सलमान अकरम राजा साहब से लेके हामिद खान तक और दीगर जितने भी मोतबर कानूनदान हैं वो एतराज़ कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि कौन से असूल के तहत ये बेंच बना है, सीनियरिटी का, कॉम्पिटेंस का, या क्या? नहीं, या इससे मकसूद क्या वो था? तो चीफ जस्टिस की क्योंकि कानूनी सवाबदीद है उसको उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। मैं आपसे इत्तेफाक करता लेकिन हूं। बुनियादी बात यह है कि आपको अदालत के सामने उस नुक्ता नज़र वाज़े करने के लिए, अदालत पर तनकीद करने के लिए भी और अदालत से इख्तलाफ करने के लिए भी अदालत के पास जाना पड़ता है, वहाँ दरख्वास्त देनी पड़ती है। अगर आप इस तरह कशाकश में रहेंगे, खैंचा तानी में रहेंगे तो रियासत का नुकसान होगा। रियासत जो है ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अदालत और हुकूमत के दरमियान इस तरह का तनाज़ा आज तक पैदा नहीं हुआ। इसलिए ये बात सिर्फ तमाशा देखने की नहीं सर है। ये एक बड़े तवील अरसे के बाद, मुझे इजाज़त दीजिए, बड़े तवील अरसे के बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो ज़िम्मेदार या रियासती इदारे जिन पर तकिया हमारे सियासतदान किया करते थे अब वो उस तरह से हाथ नहीं पकड़ा रहे या छड़ी नहीं पकड़ा रहे। और पहली बार उन्होंने शायद या इससे पहले भी कभी किया हो, मामला सियासतदानों पर छोड़ा कि आप करें, और सियासतदानों ने अपनी हैसियत दिखा दी। क्योंकि इससे पहले तो हम देखें जिस दौर में भी जाएं, साफ नज़र आता है कि फ़लाँ जमात की उरूज और जवाल और इक़्तिदार तक आने में फ़लाँ लोगों का हाथ है, फ़लाँ इदारों का हाथ है। नहीं, हमेशा से ऐसा नहीं रहा। अच्छा, ये तो अशरे डेढ़ अशरे से ये काम चल रहा है और उसके नुकसानात हुए हैं। बिलाखिर वो अदारे भी कमज़ोर हुए हैं, उनके पास भी वो वीटो पावर नहीं रही। 90s में ऐसा नहीं होता था? नहीं, 90s में प्रेसिडेंट के पास इख्तियार था कि वो असेंबली तहलील कर सकता था और उस दस्तूरी जो था ना इख्तियार, उसको इस्तेमाल कर लेता था। और प्रेसिडेंट बीबी साहिबा के दौर कैसे बदलते थे और नवाज शरीफ साहब कैसे इसीलिए आते थे, ना, वो भी फितरी थे भाई। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो कौमी असेंबली तहलील कर सकता था, उससे नए इंतखाबात की बुनियाद रख दी जाती थी। मगर अब तो एक
गैर आईनी तरीके से काम शुरू हो गए ना, फिर अदालत को तो ये इख्तियार किसी ने नहीं दिया कि हुकूमतों को ख़त्म करे, या अदालत जो है वज़ीर आज़म को 184(3) में नाअहल करे और फिर उसकी अपील भी ना हो कहीं। तो तजावुज़ तो हुआ है, उस तजावुज़ को ख़त्म करना चाहिए। खुद अदालत को भी इस पर गौर करना चाहिए, लेकिन अदालत और हुकूमत एक दूसरे के सामने आ जाएं, चैलेंज करने लगे। अच्छा सर, एक सवाल और भी है, रियासत का इस्तेहकाम इसकी इजाजत नहीं दे सकता। एक सवाल और भी आपसे, और एक किताब भी आज मैं देख रहा हूँ आपके पास मौजूद है, उस पर भी आपका तबसरा सुनेंगे, वो ब्रेक भी आ रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या इस सारी सूरत हाल में ये जो इदारे हैं ये सामने आ खड़े हुए हैं या इन्हें सामने ला खड़ा किया है? एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद सर, एक ब्रेक के बाद शामी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। ये मज़ीद आगे बढ़ने से पहले शामी साहब, ये एक बड़ी अहम ख़बर आज आ रही थी कि ये ज़मान पाक की रिहाइशगाह पर एक्साइज़ ने एक नोटिस दिया है। नोटिस जो है वो मोहतरमा शौकत खानम मरहुमा के नाम लिखा गया हैंड राइटिंग से। ये नोटिस दुरुस्त भी है या नहीं, अभी क्यों आया, उनका नाम क्यों इस्तेमाल किया गया, बड़ी अजीब बात है। हसन रज़ा हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर से और तजिया निगार है, उनसे बात करते हैं। इसमें जो मकान है मेरा ख्याल है कि ये मुंतकिल नहीं हुआ होगा ना इमरान खान साहब के नाम, चेक करते हैं। तो उनकी वालदा जो हैं उनके नाम चल रहा होगा। नहीं, वो तो एक ज़माने में जी तो मोहतरमा ये फातिमा जना की रहायश गाह थी कराची में, वो 60s में उनके नाम भी नोटिस आ गया था। तो ये तो उस तरह की कार्रवाई मुझे लग रही है बज़ाहिर बादी नज़र में। हसन, ये क्या मामला है, क्या समझ आई आपको? नोटिस जेन्युइन है और वाकई ऐसे ही सर्व किया गया, अब ही क्यों? पिछले 4-5 बरसों में याद नहीं आया क्या? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। ये नोटिस तो दुरुस्त है, बाकायदा महकमा एक्साइज ने इसको कंफर्म किया है। जो नोटिस के मुताबिक 2014 में पंजाब फाइनेंस एक्ट बना था, जिसके मुताबिक जो लग्जरी टैक्स है वो लागू किया गया था और उसमें मुख्तलिफ शख्सियात से जो है वो टैक्स दिया जाता रहा। और उससे पहले असेसमेंट नोटिस भिजवाया जाता है जिसे LT1 कहा जाता है। और LT1 जो नोटिस भिजवाया गया है जिसमें ज़मान पाक में अगर देखा जाए तो उस नोटिस में बाकायदा ये उन्होंने लिखा है कि आप तमाम कुछ उन्होंने मालूमात मांगी हैं कि टोटल एरिया कितना है, कोविड एरिया कितना है, नंबर ऑफ स्टोरीज कितनी है। और कानून ये कहता है कि कम से कम 2 कनाल और या उससे ज्यादा या 6000 स्क्वायर फीट हो तो उसको टैक्स लागू होता है। और ज़मान पाक की रिहाइशगाह चूंकि 7 कनाल है, 11000 स्क्वायर फुट है, इसलिए उन्होंने नोटिस भिजवाया और ये 1970 में ये रिहाइशगाह बनी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज ही उन्होंने नोटिस क्यों भिजवाया, इसका उनके पास भी जवाब नहीं है। 2014 से लेके आज 2023 है, 14 में तो ये कानून लागू हो गया था और उस वक्त से लेके 2018 में ये दोबारा तामीर की गई, 2020 में इसकी तामीर मुकम्मल की गई और आज ये नोटिस महकमा एक्साइज की जानिब से भिजवाया गया और ये कहा गया कि 7 रोज के अंदर अंदर ये मालूमात जमा करवाएं और लगभग 36 लाख रुपए के करीब उन्होंने टैक्स बना रखा है। मगर ये कानून जो है अभी तक नाफिज है। कानून तो नाफिज है, लेकिन सवाल यही है कि जब कानून नाफिज हुआ था वो 7-8 साल जो रहे हैं, मगर ये जो मकान है ये अभी यानी मरहुमा शौकत खानम के नाम है, उनकी वालदा के नाम इमरान खान की। जी, ये उन्हीं के नाम है और इसलिए ट्रांसफर नहीं किया गया, नोटिस भिजवाया गया, ट्रांसफर नहीं किया गया। और वो ये कहते हैं कि अगर हम इमरान खान साहब को नोटिस भिजवाते तो फिर इसमें एक और सवाल खड़ा होना था कि हमने नाम कैसे तब्दील कर दिया। ये तो निगरान हुकूमत के देखने का काम है। ये बदज़ौकी का मामला जो है बदज़ौकी का मामला होना नहीं चाहिए, हसास मामला है सर, वो हयात नहीं है, बल्कि अगर भेजना भी था तो उनके साहबजादे को मुखातिब करते और बताते ना सर कि ये रिकॉर्ड के मुताबिक जो नाम होगा इसी तलक बादशाह ने उस पर भेज दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया हसन। सर ये किताब आपके पास मैं देख रहा हूँ, किताब ये हमारे जफर महमूद साहब जो हैं, जो बड़े नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट हैं, वफाकी सेक्रेटरी रहे, चेयरमैन वापडा के चेयरमैन, कॉलम निगार भी हैं और सरकार की राह गुजर से। अच्छा, ये इनके कालमों का मजमुआ है। अच्छा, और इन्होंने ये तो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, इसमें इनके मुशाहिदा भी है, इनकी याददाश्तें भी हैं और इनके तजर्बात भी हैं। और अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक काले अमरीकी जज का हवाला दिया है कि उसने एक ट्रंप के मामले में, सदर ट्रंप के मामले में
एक ऐसा फैसला किया जो उनको नागवार गुजरा, तो उन्होंने कहा उनको ये बहुत बुरा जज है। लेकिन पर उस जज ने एक और मुकदमे में सदर ट्रंप के हक में फैसला दिया और उसने अपने फैसले में लिखा कि अदालतों के पास इख्तियार है कि वो कानून की तशरीह करें, हम पॉलिसी साज नहीं हैं, ना हम इस हक हासिल है कि इस बारे में फैसला करें। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों के दायरा कार में जो कुछ आता है, अगर राय दहिंदगान को इनसे इख्तलाफ होगा तो उन्हें ओहदे इलेक्शन के जरिए अपने ओहदों से हटा देंगे। ये हमारा काम नहीं है कि हम आवाम को उनकी पसंद के नुकसानात से महफूज रखें। यानी अगर वो किसी को चुनते हैं और वो गलत फैसले करता है तो आवाम को भी उसको भुगतना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये ज़रूर अहले सियासत और सियासत के तालिब इल्म, सहाफ़त का इल्म, इस किताब का मुताला करें। बहुत उम्दा लिखा रहे हैं ज़फ़र साहब, ऐसे दिलचस्प लिखते हैं। सर वक्त ख़त्म हो गया हमारा आज के प्रोग्राम का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। नाज़रीन आपसे तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।